हेलो बीए सेमेस्टर 4। आज हम आपके साथ एसईसी 2 सेमेस्टर 4 का बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो है भारत में लोक रंगमंच, इसके विभिन्न प्रकार, शैलियाँ और इसका भौगोलिक वितरण। As far as practicable, I'll try to talk in Hindi, and because stuffs are written in English, so you can easily read them and understand them. But still, at places I'll be talking in English to make you things more clearer to you. So, if you say that India is a conservative country where people have largely stayed indoors and they have been very religious and have not indulged into entertaining themselves, then this is a sadly mistaken fact. It's not this your generation or the 2 or 4 generations prior to you that the people have been interested in watching television or movies or different kind of performing arts, but this very tradition of performing art can be dated long back. And I have discussed about it, origins of Natya Shastra, in my first video of ACC 2. Kindly watch that video to understand it well. So, नाट्य शास्त्र के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया और वहीं से बताया कि कैसे भारत में संस्कृत नाटकों का एक दौर शुरू हुआ। और संस्कृत नाटक, हाँ, मुख्य रूप से ये रामायण महाभारत पर आधारित थे। वेद पुराणों की चर्चा है, इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन भाव, भंगिमा, आचार, विचार, व्यवहार, रूप, रंग, कौशल, सब पर ध्यान दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उस समय का आधिकारिक तरीका था रंगमंच का। इस आधिकारिक तरीके के अलावा जनमानस का तरीका क्या था? आधिकारिक तरीका तो रंगमंच के मंच तक आधारित होगा। जो भारत में लोक परंपराएं हैं, ये जो लोक रंगमंच है, ये बड़ा समृद्ध रहा है और इसकी समृद्धि का सबसे बड़ा आधार यही है कि इसके लिए आपको एक स्टेज की आवश्यकता नहीं होती। ये गांव में, चौपालों पर, खुले जगहों पर, जहां बैठकें होती हैं वहां, स्कूलों में, जहां भी पेड़ की छांव के नीचे, जहां दिया बाती का व्यवस्था हो जाए, अंग्रेजों के काल में जहां पेट्रोमैक्स जल जाए, उसी से नॉर्मली ये शुरू हो जाते थे। इस लोक रंगमंच की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात को, देर रात शुरू होते हैं। अमूमन आप खाना पीना खा लें, उसके बाद शुरू होते हैं 9, 10, 11 बजे, 10 के बाद ही, और सुबह तक चलते हैं। और इसके लिए कलाकार खूब तैयार होते हैं और बड़े ऊंची ऊंची आवाज में संवाद बोलते हैं, गाने गाते हैं। इसमें कई तरह के नकल करते हैं, कई तरह की चीजों को वो अपनाते हैं। जैसे कई बार वे अनेक अनेक शैलियों में चीजों को बोलते हैं, नकल करना, या फिर वो ऐसे महाकाव्यों को या रचनाओं को दोहराते हैं जिससे आपकी भुजाएं फड़कने लगें, आपके अंदर जोश का संचार हो जाए। वे धर्म के बारे में, त्योहारों के बारे में, किसानों की स्थिति के बारे में ऐसा खूबसूरत तरीके से वर्णन करते हैं, मजेदार, जो जनमानस को समझ में आए कि भारत के ग्रामीण अंचलों में भारत की जो मौलिक संस्कृति है, जो यहाँ की मूलभूत संस्कृति है, उसमें ये सामाजिक मूल्य डालते हैं, साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, और वो भी पूरे जन का। कई जगहों पर वैसे ये जन का मतलब सिर्फ पुरुष रहे हैं और महिलाओं को नहीं आने दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर महिलाओं को भी इस बात की इजाजत दी गई है। और अमूमन ये जो थिएटर है या रंगमंच है, ये इसलिए आता है ताकि समाज में कुछ सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, उनको समझिए। आप अपने योद्धाओं को जानिए, नायकों को जानिए, आप अपनी संस्कृति को जानिए और आप मनोरंजन भी प्राप्त करें। तो ये सारे मकसद एक साथ सध जाते हैं। तो फोक थिएटर्स आर अ पब्लिक थिएटर। You don't need spaces. You don't need elaborate arrangement of light. You don't need elaborate arrangement for curtains or creation of stage. Normally, in styles of like Nautanki, there were
wooden chonkies, or your beds were lined up, and people performed on that. Petromats, laltains, or lanterns, what you call, or diyas, or just that from many houses were brought and people performed in that. Normally, these folk theatres started in late night and continued till morning, and in most of them, women were not allowed, about which we would be talking in subsequently in coming slides. So, India has a long and a rich, illustrious history of folk theatre. In ancient time, it was Sanskrit drama, but it became more elaborate from 15th to 19th century. That is the period from Mughal period. It became very important aspect of rural lifestyles. They were actors, they were dancers, and they were given special places by not just kings, but by local people also. तो जो लोग हैं उनको भी उन्होंने भी इन्हें सम्मान दिया, पैसे दिए, और कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए संस्कृत के बाद लोक शैलियों में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। आपके सामने एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में भारत में कुछ शैलियां जो हैं वो आप बहुत आसानी से जानते, जैसे रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग वगैरह बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसी कला शैलियां हैं लोक रंगमंच की जो थी तो अपने अपने इलाकों में बहुत प्रसिद्ध, पर आप उनके बारे में भूल चुके हैं। आज मैं 4 के बारे में बात करूंगी, अगले वीडियो में मैं बाकी कला शैलियों के बारे में भी बात करूंगी। आप देखिएगा कि जैसा कि लोक कला शैली में होता आया है, इन लोक कलाकारों को तैयार बड़ा किया जाता था, सजा संवार के, उनको चकमक कपड़े पहनाकर उनका खूब श्रृंगार किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कोई खड़ा हो जाता था। तो ये श्रृंगार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रास लीला है, ये जो आपके सामने, ये प्रथम जो तरीका है रंगमंच का। अब आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश में ब्रज के इलाकों में, जहाँ मथुरा है, ब्रज है, ये जो कृष्ण जन्मभूमि का इलाका है, वहाँ ये रास लीला बड़ी प्रसिद्ध है। रास लीला मुख्य रूप से राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है। कृष्ण के जो अनेक कहानियां हैं राधा के इर्द गिर्द, उनके बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि नंददास ने शुरुआत की कहानियां लिखी थी और उसके बाद इनको कृष्ण की लीलाओं के रूप में, कृष्ण जी की लीलाएं बड़ी मतवाली हैं, उस रूप में इसको याद किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध शैली है लोक रंगमंच की। उसके बाद ये एक रंगमंच की शैली है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी, जिसके बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी है। इसे करयाला कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बड़ी प्रसिद्ध है और दशहरा के त्योहार के आसपास इसे मतलब अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग इलाके, जैसे मैंने कहा ना कि लोक रंगमंच के कई प्रकार होते हैं और इन्हें कई अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इसी करयाला को अगर आप मंडी में बोलेंगे तो इसे बनथंडा कहा जाता है। अगर आप सिरमौर में जाकर इस शैली के रंगमंच को देखेंगे तो इसे बुधेचू कहा जाता है। अगर आप इसे कांगड़ा में देखेंगे तो इसे भागतू कहा जाता है। यानी करयाला का ही नाम बनठंडा भी है, बुधेचू भी है और भागतू भी है। ये आमतौर पर इसमें रोजमर्रा के जीवन या गांव वालों के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को खुले मैदान में, जिसके चारों तरफ दर्शक बैठते हों, उसमें गाजे बाजे के साथ ड्रम बजाकर, ढोलक बजाकर और तरह तरह के प्रॉप्स यानी तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके, और फिर इसमें बड़े अच्छे हास्य व्यंग के चुटीले चुटीले मज़ेदार किस्से भी होते हैं ताकि दर्शकों को बांधा जा सके और दर्शक इसके साथ खूब खुश रहे। तो वो भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद आप आ जाएं, दूसरा एक कला शैली है जिसके बारे में मैं बात करूं, और ये है भवई। भवई गुजरात की बड़ी प्रसिद्ध कला शैली थी। इसके आज़ादी के समय तक तो 360 इसके कलाकार हमारे यहाँ थे, लेकिन अब ये कला तेजी से विलुप्त हो रही है और अब इसके सिर्फ 60 ही कलाकार बचे हैं भारत में। तो ये जो कला शैली है, ये लुप्त होती कला शैली है। हो सकता है आप इसके जीवंत परफॉर्मेंसेस कभी न देख पाएं। जिस तरह से कलाकार खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से टेलीविजन, फिल्म और बाकी माध्यम, हमारे इंटरनेट आ रहा है, पता नहीं इनका भविष्य क्या है। भवई का जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ इलाके में होता है। सो दैट इज वन एरिया एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ प्ले
where there are social criticism on practices that one should give up. And all these criticisms are done in a humorous way so that you understand that these are bad, but you still don't feel bad about it. And they uses very traditional instruments for performing, because music and dance are important aspect of folk theaters. So in Bhavai also various instruments are played as bhungal, pakhwaz, rabab, sarangi and manjira. Some of you can see as rabab and pakhwaz. These are some of Arabic origin. So because this western in area of Kutch and Kathiawar has been exposed to international trade where people have been coming. So of course there is an impact of that on this kind of culture. But it always starts with after offering made to the Hindu goddess Amba, that is Durga. तो भवई में आप भुंगल, पखवाज, रबाब, सारंगी, मंजीरा बजाते हैं, और आप इसमें से देख सकते हैं कुछ पर अरबी महत्व है। क्यों भाई अरबी या मुस्लिम प्रभाव क्यों है? तो आप जानते हैं सूरत या कच्छ काठियावाड़ का क्षेत्र व्यापारिक केंद्र रहा है, और इन व्यापारिक केंद्रों पर अनेक जगहों से लोग आते रहे हैं। तो एक तरह से ये जो लोग हैं इनके आने जाने का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए आपको दिखता है। सबसे पहले कोई भी भगवान की स्तुति से शुरू होता है, और इसमें भवई में सबसे पहले आप अम्बा माँ यानी दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं। फिर आप अगर आप सोचना चाहें कि भवई कब शुरू हुआ, तो इसके बारे में एक कहानी है कि 14वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण पुजारी हुआ करते थे, असैता ठक्कर, और असैता के 300 असैता ने बहुत सारी कहानियां लिखी जिसको भवई में परफॉर्म किया जाता है या उसको स्टेज किया जाता है। और आप देखेंगे कि भवई में मजाक नहीं होता, भवई में जो मजाक होता है वो एक तरह से एमैलगमेशन होता है। वो डिवोशनल भी है, मतलब एक तरह से भक्ति भाव भी है, दूसरी ओर से उसमें रोमांस भी है, तो इसका एक तरह से संगम है। तो भवई एक इम्पॉर्टेंट कला की शैली है। अब आ जाते हैं हम कुडियट्टम पर। कुडियट्टम जो है वो केरल में प्रैक्टिस होती है, केरल में से इसके कलाकार होते हैं, इसमें भव्य मेकअप किया जाता है, और ये संस्कृत थिएटर जिसकी नाट्य शास्त्र में चर्चा है उससे बहुत प्रभावित है। इसके जो कलाकार होते हैं उन्हें चक्यार कहा जाता है, और फिर जो बजाने वाले होते हैं उन्हें नंबीवार कहा जाता है, और जो महिलाओं की भूमिका अदा करते हैं उन्हें नांग्यार कहा जाता है। मैंने जैसा बताया कि नॉर्मली महिलाओं को शामिल नहीं होने दिया जाता है लोक थिएटर में। सूत्रधार होता है, सूत्रधार तो आप समझते हैं, नैरेटर जो पूरा बांध के रखता है। विदूषक आता है बीच बीच में, और आप देखेंगे कि संस्कृत नाटकों में विदूषकों की और इसकी बड़ी भूमिका है। 80-90 के दशक के 50 के दशक की फिल्में देख जाइए, उसमें भी सीरियस कहानियों में बीच बीच में ऐसा कोई कॉमिक कैरेक्टर या कॉमेडियन डाल दिया जाता है जिससे कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो जाए। तो ये विदूषकों की परंपरा भी है। इसमें बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि केरल की अपनी डांस की एक रिच शैली भी है, तो वो भी परफॉर्म किया जाता है। तो कुडियट्टम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो आखिरी बात हम करेंगे आपके साथ वो है यक्षगान की। कर्नाटक में आज इसको कर्नाटक सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, यक्षगान की कला। आप देख ही रहे हैं इसमें बहुत हैवी मेकअप किया जाता है। इसको तैयार होने में कलाकारों को घंटों लगते हैं। इसके जो आभूषण होते हैं वो भी काफी हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और ये आमतौर पर पुराणों और अन्य मिथकीय कथाओं पर आधारित होता है, जैसे महाभारत का द्रौपदी स्वयंवर हो, सुभद्रा का विवाह हो, अभिमन्यु का वध हो, कर्ण अर्जुन के बीच का युद्ध हो, रामायण में राज्याभिषेक हो राम जी का, लव कुश का युद्ध हो, बाली सुग्रीव के बीच का युद्ध हो, या पंचवटी कांड हो, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो यक्षगान मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक परंपराओं का एक थिएटर है। ये कर्नाटक में कम से कम 400 सालों से तो हमारे पास इसके सबूत हैं कि इसको परफॉर्म किया जाता है, और इनके जो डांस के हैं उसका स्टाइल बहुत निश्चित है। तो ये स्टेज खोजता है यक्षगान, ये ऐसे ही नहीं परफॉर्म कर दिया जाता है। कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं इसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है, और कर्नाटक के इलाकों में आज भी
इन कहानियों को दोहराया जाता है। ये स्टेज परफॉर्मेंसेस है, चूंकि मैंने कहा ना इसमें संस्कृत के चीजों का प्रभाव है, और दक्षिण भारत में चूंकि शास्त्रीय नृत्य की एक बहुत समृद्ध परंपरा है, तो उसका ये द्योतक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और फोक थिएटर्स की भी बात करूंगी, और जो आपके सिलेबस में नौटंकी और स्वांग है उसके बारे में अलग अलग एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगी। मुझे उम्मीद है आप उसका इंतजार करेंगे। थैंक यू।